करी है, भारी प्रत्याशी हैं, तो आप सरोज पांडे जी को क्या कहेंगे या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे जो गुजरात से जाके लड़ रहे हैं? जा रही है। माननीय भूपेश बघेल जी दिल्ली में राजनांदगांव लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। संतोष पांडे सांसद जरूर हैं, लेकिन ग्रामीण में उसका कोई कोई पहचान नहीं है, ना कोई ग्रामीण के व्यक्ति नहीं जान पाते। जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है, पर नतीजे कैसे विपरीत आ गए ये चिंता का विषय है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रजक। राजनांदगांव संसदीय सीट के लिए अब बिसात बीत चुकी है। भाजपा ने जहां मौजूदा सांसद को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रुपेश दुबे जी मौजूद है। आइए उनसे चर्चा करते हैं किस तरह समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बताएं, किस तरह समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार से संतोष पांडे के निष्क्रियता को संसदीय क्षेत्र की जनता ने देखा है, उनकी एक भी उपलब्धि नहीं है और जिस प्रकार से वो चुनाव में जा रहे हैं तो उनको आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुए थे और आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में भूपेश बघेल जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा रुझान मिल रहा है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। और वह दिन दूर नहीं है जब क्षेत्र की जनता भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस की सरकार देश में बने, इस ओर अपना जनादेश स्पष्ट करेंगे। जी, भूपेश बघेल को बाहरी प्रत्याशी माना जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसको? भूपेश बघेल जी को बाहरी प्रत्याशी जो मान रहे हैं या जो प्रचारित करने की मानसिकता है, उनकी ऊंची मानसिकता है, हताशा की मानसिकता है। भूपेश बघेल जी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में 5 साल कार्य किए हैं और सर्वमान्य रूप से वो नेता हैं। उनके लिए सभी छत्तीसगढ़ के सभी 11 संसदीय सीट उनके परिवार के जैसा है। अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की घोषणा पत्र में कांग्रेस की जो विजन है एकदम क्लियर है। जिस प्रकार से देश में महंगाई, बेरोजगारी भाजपा के 10 वर्षीय कार्यकाल में बढ़ी, तो कांग्रेस ने जहां नारियों के उत्थान के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए महालक्ष्मी योजना, न्याय योजना प्रारंभ करी है, युवाओं को नौकरी देने की बात की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत देश किसान कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ किसानों की एमएसपी की गारंटी की बात कांग्रेस ने की है। कांग्रेस 10 न्याय और 25 गारंटी के साथ इस लोकसभा चुनाव में है और जिसका अच्छा प्रतिशत आम जनता के बीच देखने को मिल रहा है। महालक्ष्मी योजना में आप लोग ने 1 लाख देने का वादा किया, पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए, जब जब भी कांग्रेस देश में या राज्य में सत्ता में आई, तो छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी ने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, 2500 हम धान खरीदेंगे। ये बातें धरातल पर लागू हुई। कांग्रेस ही ऐसी सरकार रही है देश में भी जिसने मनरेगा, रोजगार मूलक कार्य दिए, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा कानून बनाया और सूचना का अधिकार दिया। तो कांग्रेस जो कहती है वो कहती है और इस योजना के बारे में पूरी प्लानिंग कांग्रेस पार्टी के पास है। जैसे ही जनता का जनादेश मिलेगा, ये न्याय योजना जो महालक्ष्मी न्याय योजना है वो धरातल पर दिखेगी और महतारियों को लाभ होगा। मोदी जी की गारंटी का तोड़ क्या है आप लोग के पास? मोदी की गारंटी मात्र जुमला है। जो जुमले का पर्यायवाची शब्द मोदी की गारंटी हो गई है, उनका तोड़ निकालने की जरूरत नहीं है। हम आम जनता के बीच जनहित के कार्य को, जनहित के जो हमारी घोषणाएं हैं उसको लेकर के जा रहे हैं और आम जनता निश्चित रूप से मोदी के जुमले को, मोदी की गारंटी को अस्वीकार करेंगे। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को भाजपा की सरकार ने ही दम तोड़ दी है, इसलिए कम से कम छत्तीसगढ़ में तो मोदी की गारंटी का जादू कहीं नहीं चलेगा। कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में भाजपा प्रवेश कर रहे हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, व्यक्तिगत स्वार्थ रहते हैं, किसी की मंशा पूरी नहीं हुई, लेकिन जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार कार्य किए हैं और उनकी उनकी जो मंशा है, उनके जो आक्रोश है, उनके जो बातें हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि उनकी निष्ठा कांग्रेस में कभी नहीं रही। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी में रहे। चूंकि कांग्रेस जनता की सेवा करने वाली पार्टी है और जब सेवा करने का अवसर आ रहा है, तो जो स्वार्थपरक नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके अपने व्यक्तिगत लाभ का हित देखते हुए भाजपा में जा रहे हैं। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब उनकी भी दुर्गति वहां दिखेगी। संतोष पांडे का कहना है कि उन्होंने राजनांदगांव में 5 साल के काम काम किया है, 5 सालों के काम किया है। उन्होंने कई एक्सप्रेस ट्रेनों को यहाँ पे रुकवाई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुरुआत की है। क्या कहेंगे इसको लेकर?
बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। संतोष पांडे जी रेलवे के संबंध में ज्ञापन देने के अलावा कुछ नहीं किए हैं। वंदे भारत ट्रेन आम जनता के पहुंच से दूर है, उसके खर्च भी आम जनता वहन नहीं कर सकती है। और तो और जो ट्रेन रुकवाने की बात कर रहे हैं, केंद्र रेलवे की इस पॉलिसी रहती है, भाजपा सरकार ने पहले भी पॉलिसी रही है कि जिन जिन स्थानों से ट्रेन गुजरती है वो प्रमुख स्थानों पर वहाँ देखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनांदगांव क्षेत्र में जब यहाँ राजा साहब थे, तो राजा साहब और रेलवे के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें भारत देश से चलने वाली और राजनांदगांव से गुजरने वाली प्रत्येक ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव में होना ये तय हुआ था। और संतोष पांडे इस बात को शायद भूल गए होंगे और उसी बैसाखी के सहारे ये चल रहे हैं। राजा साहब ने राजनांदगांव के जनता की सुविधाओं के लिए ये काम आज से बहुत सालों पहले कर चुके थे। विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं का मतदान मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। अब महतारी वंदन के तहत 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। देखिए, महतारी वंदन योजना में इनके द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक विवाहित महिला को हम प्रति माह 1,000 रुपया देंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जब ये नियम लागू किए तो इनके द्वारा शासकीय सेवकों की पत्नियों को नहीं मिलेगा, निगम मंडल आयोग में हैं जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पत्नियों को नहीं मिलेगा। जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री की पत्नी को मिलेगी, कलेक्टर को पत्नी को मिलेगा। इनके प्रभारी रहे छत्तीसगढ़ के मंत्री जी मांडवैया जी, उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल की पत्नी को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। जब धरातल में लागू किए तो 18 से 21 साल की हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको वंचित कर दिया गया। और तो और इनके द्वारा फॉर्म जमा कराए जाने के बाद आज भी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें राशि नहीं आने के कारण परेशान हैं। बैंक वाले परेशान हैं क्योंकि समय में ये पैसा दे नहीं रहे हैं। महिलाएं, माताएं बहनें बैंक के चक्कर काट करके परेशान हो रही हैं। महतारी वंदन योजना सिर्फ और सिर्फ छल की योजना बन गई। भूपेश बघेल ने बैलेट पेपर ईवीएम पे सवाल उठाया था और बैलेट पेपर पे 384 लोग अगर मतदान क्या नाम है नामांकन भर देंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ऐसा करके वो फार्मूला फेल नजर होता आया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भूपेश बघेल जी ने अपने स्पष्टवादिता से कहा कि जहां ईवीएम से निर्वाचन होते हैं, यदि वहां 374 या 384 से प्रत्याशी हो जाने पर वहां ईवीएम से निर्वाचन नहीं होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बैलेट से चुनाव होंगे। और जिस प्रकार से ईवीएम की विश्वसनीयता पर आम जनता समय समय पर प्रश्न उठाती रहती है, और भूपेश बघेल जी ने अपने जनप्रतिनिधित्व होने के नाते उन्होंने आम जनता की भावनाओं के अंतर्गत बात की थी। और इसमें राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की बहुत सी महिलाएं, युवा, वरिष्ठ जन आकर के नामांकन पत्र प्राप्त किए थे। हो सकता है वो व्यक्तिगत कारणों से जमा नहीं किए होंगे, इसमें फेल होने या पास होने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से नॉमिनेशन पत्र प्राप्त किए गए, इससे ये स्पष्ट होता था कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह बनी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र दाव का मामला भी सामने आया था, क्या कहेंगे? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता संवेद से एकजुटता के साथ भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने को तत्पर हैं। जिस प्रकार से सुरेंद्र दास जी गाहे बगाहे अपनी बातें कह रहे हैं, उन्होंने पार्टी फोरम में बात रखी थी और पार्टी फोरम में बात रखने के बाद उन बातों को उन्होंने सार्वजनिक किया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आने वाला कृत्य था। इसलिए जिला अध्यक्ष जी ने उनको नोटिस दिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सहमति लेकर के जो कार्रवाई की। और उसके बाद इनको यदि भावना कोई नाराजगी थी तो पार्टी फोरम में रखने के बाद वो पार्टी फोरम में जिला स्तर की पार्टी फोरम है, ब्लॉक स्तर का पार्टी फोरम है, प्रदेश स्तर का पार्टी फोरम है और राष्ट्रीय स्तर का पार्टी फोरम है, उसमें जाकर के अपनी बातें रखनी थी तो कुछ बात होती। लेकिन सीधे से बगावत के तेवर पे आकर के आप पार्टी के अनुशासन का तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कल देखा गया है कि जंग सजा हुआ है। राजा सेनापति अपने सैनिकों के घर में जाके चाय पीते नजर आए। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीयता तो उनका है ही, और वे उनके परिवार में जाकर के पारिवारिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो जाकर के मिले। और अस्वस्थ होने के बाद भी उनका सभी कार्यकर्ताओं का, राजनांदगांव में बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सामाजिक संगठन के जो वरिष्ठ हैं, उनके घर रात में लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक
वो लगातार हुए गए। ये भूपेश बघेल जी की सहृदयता और आत्मीयता जो राजनांदगांव की जनता के साथ, राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं के साथ है, उसका परिचायक है। राजनांदगांव के लिए बघेल की बड़ी उपलब्धि गिनाने। देखिए, राजनांदगांव के लिए बघेल की उपलब्धि, भूपेश बघेल जी की उपलब्धि आत्मानंद स्कूल, आत्मानंद महाविद्यालय के अलावा ऐसे अनेक हैं जिनको संख्यात्मक रूप से नहीं गिनाया जा सकता, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में भूपेश बघेल जी ने जो काम किया, वो राजनांदगांव ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में एक रोल मॉडल के रूप में दिखता नजर आ रहा है। भूपेश बघेल पर आरोप ये भी लगता रहा है कि उन्होंने राजनांदगांव जिले को 3 भागों में बांट दिया। देखिए, जब किसी भी विकास की जब परिकल्पना करनी होती है, तो उसको विभक्त करके जब काम करते हैं, तो उसका ज़्यादा प्रतिसाद मिलता है। इसका असर नज़र आ रहा है मोहला मानपुर में, जिस प्रकार से विकास की गति पकड़ी है, खैरागढ़ क्षेत्र में विकास की गतियाँ पूर्ण हो रही हैं। तो देखिए, ये परिवार में भी, परिवार के लोग भी हम आपस में एक-दूसरे से अलग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं विघटन हो गया या अलगाव हो गया। और उसके बाद परिवार के लोग जिस प्रकार से प्रगति करते हैं, उसी क्रम में भूपेश बघेल जी ने खैरागढ़ क्षेत्र को, मोहला मानपुर जो क्षेत्र हैं, मोहला मानपुर औंधी से कोई जिला मुख्यालय राजनांदगांव आने में आम जनता को परेशानी होती थी, सालेवारा क्षेत्र से जिला मुख्यालय राजनांदगांव आने में परेशानी होती थी। इन सब चीजों से आम जनता को सुविधा देने के उद्देश्य से भूपेश बघेल जी ने कदम उठाया, और जो मील का पत्थर साबित हो रहा है। लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि संतोष पांडे ने आरोप लगाया है कि राजनांदगांव के कई विभागों को भूपेश बघेल ने अन्यत्र स्थापित कर दिया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? संतोष पांडे जी अज्ञानता के साये में हैं। संतोष पांडे जी को जानकारी होनी चाहिए कि जिन विभागों के बारे में बात कर रहे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के घर में किराए में थे। वो सत्ता का जो विभाग है, वो भाजपा नेताओं के चारागाह बन गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उन विभागों को नहीं ले गया, और ऐसे विभाग गए हैं जिससे आम जनता से कोई संलिप्तता नहीं है। सीधे जिससे आम जनता जुड़े, वो एक भी विभाग राजनांदगांव से नहीं गए हैं। वही विभाग गए हैं जहां कार्यालय के अभाव में डॉक्टर रमन सिंह अपने भाजपा के नेताओं को आर्थिक लाभ देने के लिए, सत्ता के मद में चूर होकर के उनको राशि देने के लिए जो चारागाह बना दिए थे, वही विभाग गए हैं। कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए, जनता के वोटों के बारे में बोलना यह है, लेकिन हमारी ये आकलन निश्चित रूप से, जिस प्रकार से संतोष पांडे की निष्क्रियता और मोदी जी की 10 वर्ष की असफलता है, तो भूपेश बघेल जी कम से कम लाखों वोटों से जीतेंगे। जी बताएं, भूपेश बघेल अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? आप लोग कार्यकर्ता हैं, किस तरह काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग भूपेश बघेल की जीत के लिए 110% कॉन्फिडेंट में है। उसका कारण ये है कि पिछले 5 सालों में वर्तमान सांसद संतोष पांडे जी निष्क्रिय रहे। उन्होंने न तो क्षेत्र का दौरा किया, न ही क्षेत्र के विकास के कोई मुद्दे उठाए, किसी प्रकार की बातें की। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव में जुटे हुए हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और दूसरा, अभी किसानों को जो 3100 रुपए देने की बात आई थी, हालांकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने दिया नहीं है, लेकिन देने को विवश जो है भूपेश बघेल जी के कारण इनको होना पड़ा। उसका लाभ हमें मिलेगा चुनाव में। जी, भूपेश बघेल को बाहरी प्रत्याशी पर आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? भूपेश बघेल जी कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगर ये बाहरी प्रत्याशी हैं, तो आप सरोज पांडे जी को क्या कहेंगे, या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे, जो गुजरात से जाके लड़ रहे हैं वाराणसी में। कार्यकर्ता में आक्रोश देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बात भी उठी थी इसके लिए। कार्यकर्ताओं में कहीं किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। मोदी जी के विजन को किस तरह तोड़ निकालेंगे आप लोग? देखिए, 2014 और 2019 में जब चुनाव हुए, तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, जो बातें कही उस समय, उसमें से कोई भी वादे पूरे नहीं किए। उसका लाभ कांग्रेस को और कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा। और बेरोजगारों के हित में कोई काम नहीं हुआ। किसानों के लिए उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी देंगे, उसका 1.5 गुना देंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ। उसका लाभ मिलेगा। महालक्ष्मी योजना के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? राशि कहाँ से जुगाड़ करेंगे? ये सवाल तो इस वर्तमान सरकार को भी पूछना चाहिए था। इन्होंने महतारी वंदन योजना लागू की थी, तो ये पैसे कहाँ से लाएंगे? जैसे ये ला रहे हैं वैसे हम लाएंगे। हमारे साथ कुछ कांग्रेस जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं क्या समीकरण बैठता नजर आ रहा है। जी बताएं, क्या समीकरण बैठता नजर आ रहा है?
राजनांदगांव लोकसभा कांग्रेस जीतने जा रही है। माननीय भूपेश बघेल जी दिल्ली में राजनांदगांव लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये तय है। पूरे प्रदेश में 11 की 11 सीटों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में है और बड़ी मजबूती से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पूरे देश में आज जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसके आधार पर जनता कांग्रेस को वोट देने जा रही है, क्योंकि जनता को कांग्रेस पर विश्वास है। जो कांग्रेस कहती है वो कांग्रेस करती है, और इसी आधार पर हम लोग ये चुनाव जीतेंगे और राहुल गांधी जी हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री। क्या मुद्दे होंगे? इस बार हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो वादा किया, जो गारंटी दी है, हम वो गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। चाहे वो महालक्ष्मी योजना हो, चाहे किसानों के कर्जा माफ को लेकर आयोग गठन की बात हो, चाहे युवाओं को डिप्लोमाधारी जो हमारे युवा साथी हैं उनको अगर प्रथम नौकरी नहीं मिलेगी तो उसको भी 1 लाख रुपए देने का वादा हम लोगों ने साल में किया है, और 30 लाख जो सरकारी नौकरियां जो केंद्र सरकार में खाली हैं उसको भरने का वादा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने किया है। तो राजनांदगांव निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी और बड़े बहुमत से हम लोग ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं रहा। मोदी ने जो वादा किया था चुनाव में लोगों को, वो वादा पूरे नहीं हुए। आज महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर 500 में देंगे बोले थे, 500 में गैस सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने वादा किया था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहीं कुछ नहीं है। आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। अब इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख लोगों को देंगे, वो जुमला साबित हो गया। इन्होंने जो वादे चुनाव में किए हैं सब के सब धोखा साबित हुए हैं। तो जनता जागरूक है, मतदाता जागरूक है। 10 साल इनको मौका दिया। इतनी महंगाई, पहले जो महंगाई डायन हुआ करती थी, अब वो महंगाई इनके साथ घूम रही है, तो उस बारे में ये लोग कोई बात करते नहीं है। भूपेश बघेल पर बाहरी प्रत्याशी का आरोप लग रहा है, क्या कहें? भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पूरा प्रदेश का नेतृत्व उन्होंने किया है, और अब वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाहरी वाली बात तो कतई नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हैं, उन्होंने जिले में 2 नए जिलों का निर्माण कराया। उन्होंने जिले में सबसे ज्यादा दौरा अगर किसी मुख्यमंत्री रहते, अगर मुख्यमंत्री के 5 साल में किसी ने किया तो माननीय भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव में किया। तो ये सारी चीजें हैं, हमारे बीच काम किया है, लोगों के बीच काम किया है, लोगों के लिए काम किया है। जो प्रदेश का नेतृत्व कर लिया, उसको बाहरी और अंदर की कहाँ से बात आ रही है। कार्यकर्ता में नाराजगी देखी जा रही है, बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय दल बदल होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं होती है, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वो दल बदल कर चले जाते हैं। इस बार पार्टी ने तय किया, आपने सुना होगा, हमारे यहाँ जिस दिन नामांकन रैली थी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया कि आप जो पार्टी से बाहर गए उसको पार्टी में नहीं देना है। अब मोदी की गारंटी को का तोड़ क्या रहेगा आप लोगों का? मैंने आपको बताया, मोदी की कोई गारंटी नहीं है भाई। पिछले बार आपने कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिला रोजगार 2 करोड़। आपने कहा कि हम 15 लाख लोगों के खाते में देंगे, वही 15 लाख लोगों के खाते में नहीं है। आपने कहा था हम एमएसपी तय कर देंगे, कहीं कोई एमएसपी नहीं है। किसान सब जगह पूरे देश में आंदोलनरत है, तो कहाँ से मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करें? मोदी की गारंटी पे कोई विश्वास नहीं करने वाला है। प्रदेश में सरकार जब बना, विधानसभा के चुनाव थे, तब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा था कि हम मातारी वंदन योजना का पैसा दिसंबर माह से शुरू कर देंगे। उन्होंने महिलाओं को ठगा। मार्च में जब चुनाव आते देखे तब पहली किस्त उन लोगों ने दी। उन्होंने किसानों से वादा किया था कि हम धान, जैसे आपका धान बिकेगा हम पंचायतों में कैश काउंटर खोल के आपको वहां से नगद देंगे। कहीं कोई बात नहीं हुई। आज 3 महीने बाद जब चुनाव की बेरा आई तो उनको याद आया कि डिफरेंस का पैसा भी देना है, तब जाके वो डिफरेंस का पैसा दे रहे हैं। जगह जगह किसानों को पहले जो किसान अधिया में अपना खेत दे देते थे, जो अधिया में खेत लेता था उसका भी धान बिक जाता था। इन लोगों ने नियम ला दिया, अधिया में धान नहीं खरीदेंगे। जो किसान छोटा किसान था वो आगे जो लोगों से अधिया में जमीन लेके काम करना चाहता था, अब उसका धान नहीं बिकेगा तो बेचारा क्या करेगा? तो इन्होंने कुल मिला के सबको धोखा देने का काम, विधानसभा चुनाव में जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया है। तो अब कहाँ से? विधानसभा चुनाव में कहा था ना 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, अब कहाँ है? 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है क्या? तो जो गारंटी, जो वादा आपने विधानसभा में किया उसको आपने पूरा नहीं किया, तो जनता लोकसभा में आप पर कैसे विश्वास करेगी? महालक्ष्मी योजना चालू की है जिसमें 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात है, राशि कहाँ से लाई? राज्य में देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, ये 2018 में ये सवाल फिर होता था, उस समय भी हुआ करता था जब माननीय भूपेश बघेल जी ये कहते थे कि हम धान की कीमत 2500 रुपए करेंगे।
तब पूरे प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते थे कि पैसा कहाँ से लाओगे। भाई हमारी सरकार ने 2500 धान का दिया, हमने कहा बिजली बिल हाफ करेंगे, तो उन्होंने कहा इतना करोड़ का बिजली बिल हाफ हो जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा। हमने व्यवस्था बनाई। तो जो कांग्रेस कहती है, जो कांग्रेस बोलती है, उसको कांग्रेस पूरा करती है। हमने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने कहा पैसा कहाँ से लाओगे। भाई हमने पैसा लाया, हमने व्यवस्था बनाई, हमने बजट में प्रावधान किए और लोगों को जो वादा किया था उसको पूरा किए। और जो हम लोगों ने वादे पूरे किए हैं उसको देखते हुए कांग्रेस के ऊपर जनता विश्वास करेगी। और महालक्ष्मी योजना से महिलाओं में गजब का उत्साह है, उनको 1 लाख रुपए साल का मिलेगा, तो निश्चित तौर पर महिलाओं का उत्साह और महिलाओं को रुझान इस बार कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान किसान बड़ा मुद्दा रहा है। किसानों ने अब आप लोगों को धोखा दे दिया है, क्या कहेंगे? किसानों ने धोखा नहीं दिया। आज भी आप घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है, पर नतीजे कैसे विपरीत आ गए ये चिंता का विषय है। हम लोग बार बार कहते हैं कि ईवीएम की बजाय पोस्टल बैलेट से चुनाव होने चाहिए, पूरे देश की मांग है। कहीं ना कहीं लोगों के दिल दिमाग में ये शंका है, मैं नहीं, आम मतदाता के दिल दिमाग में ये शंका है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस कैसे हार गई चुनाव। तो ये मतलब एक बड़ा मामला है। किसानों ने कभी कांग्रेस को साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि आज भी जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में 3100 रुपए देना पड़ा, उसकी आधार अगर किसी ने रखी है पूरे प्रदेश में तो वो भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने रखी है, जिसका परिणाम है कि आज उनको 3100 मिल रहा है। हम तो पिछली सरकार में ही 2800 रुपए धान की कीमत, हमने वादा 2500 का किया था, हम धान की कीमत 2800 रुपए कर दिए थे। तो कांग्रेस ने कभी किसानों को छला नहीं, किसान दिल से कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ हमेशा करें। 384 का फार्मूला फेल हो गया। 384 के बारे में मैं जानकारी मुझे है नहीं, फॉर्मूला फेल की स्कीम कहीं है नहीं। भाई कांग्रेस अगर कल मुख्यमंत्री जी या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अगर आह्वान कर देते तो यहाँ 1000 फार्म भरा जाता। वो उन्होंने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, कहाँ से पता नहीं ये लोग इसको कांग्रेस से कोरिलेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर ये मामला जो है ये कांग्रेस से दूर दूर तक हम लोगों का कोई नाता नहीं है 384 से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभा में कहा था कि अगर ऐसा होगा तो पोस्टल बैलेट से चुनाव होगा। तो उनके आह्वान पर, उनकी इस बात को सुनकर अगर कोई जाके आवेदन ले रहा है तो वो आदमी की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मैं जाके फॉर्म ले सकता हूँ, अगर पार्टी गाइडलाइन में आ जाता तो हजारों फॉर्म जमा हो जाते। जी, आप क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? भूपेश बघेल जी जीतेंगे। संतोष पांडे तो यहाँ 5 साल में दिखे नहीं, सिर्फ उनको कवर्धा, इसके अलावा 5 साल राजनांदगांव में बहुत नहीं के बराबर है और उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिससे वो जीत सके। संतोष पांडे का कहना है कि वो हम यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनों का स्टॉपेज कराया है। आपको भी पता है राजनांदगांव से इतनी ट्रेन गुजरती, स्टॉपेज दूर की बात है, 8-8, 9-9, 10-10 घंटा ट्रेन लेट से आती है। अगर स्टॉपेज कौन सी ट्रेन, पूरी ट्रेन होती तो एक ही ट्रेन को रोके वंदे मातरम, बाकी ट्रेन कहाँ है? इतनी सारी जो राजनांदगांव से गुजर के नागपुर तक जो ट्रेन जा रही है उसमें एक ही रुकी है, बाकी ट्रेनों का स्टॉपेज क्यों नहीं है? यहाँ जब रेलवे का जब काम हुआ था, यहाँ के राजा रेलवे जब बन रहा था तो उनको यहाँ एक, जहाँ तक मेरे को पता है उनके साथ ये टाई अप हुआ था कि यहाँ सारी ट्रेनों को स्टॉपेज होगा, आज तक जो कि हुआ नहीं। और संतोष पांडे यहाँ निश्चित रूप से चुनाव हार रहे हैं। जी, निश्चित रूप से संतोष पांडे चुनाव हार रहे हैं, आपका क्या कहना है? ये सही बात है कि आज संतोष पांडे सांसद जरूर हैं, लेकिन ग्रामीण में उसका कोई पहचान नहीं है, ना कोई ग्रामीण के व्यक्ति नहीं जान पाते कि हमारे सांसद कौन है। 5 साल में आज उसने कुछ नहीं किया। आज भी देखो गैस 1000 से ऊपर ही है, मतलब जनता को राहत कहाँ है? बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इस साल तो संतोष पांडे का हार निश्चित है। जी, आपका क्या कहना है, बताएं। मेरा कहना है, मैं ग्राम नेवादा का निवासी हूँ, अवधराम सिन्हा। कांग्रेस पार्टी जीतेगा क्योंकि कोई काम बीजेपी किया ही नहीं है और संतोष पांडे तो आज तक हमारे गांव गया ही नहीं, जबकि उसको विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। भूपेश बघेल भी राजनांदगांव में कोई खास काम नहीं किए हैं, ऐसा कहना है लोगों का। अब भूपेश बघेल तो अपने स्तर पे अच्छा ही काम किया है, जहाँ पे भी किया। किसान को 3100 रुपया बोला, वो 3200 बोला, उसके बाद भी 2800 रुपये के रेट में उसको धान समर्थन मूल्य दिया 2500 रुपया बोलकर। जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भूपेश बघेल यहाँ से भारी मतों से विजयी होंगे। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।